आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। आज जो बेटा हम आप लोगों को एटम से चैप्टर से जो है NCERT एक्सरसाइज आपको कराने जा रहे हैं और आप लोगों से कहना है कि NCERT क्वेश्चन चाहे आप CBSE बोर्ड हो, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड में हो या यूपी बोर्ड से हो, तो सभी में NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं और क्वेश्चन को मतलब वीडियो को देखते हुए और अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे आप लिख कर तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि वीडियो देख लेंगे बंद कर दें, नहीं, आप वीडियो भी देखें और उसको कॉपी पर लिखें भी, तब आपके अंदर प्रैक्टिस और थिंकिंग डेवलप होगी। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन बात करते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लॉज गिवन द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए पार्ट है द साइज ऑफ द एटम इन थॉमस मॉडल इज ब्लैंक द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पर ये कह रहा है कि मच ग्रेटर देन होगा या नो डिफरेंट फ्रॉम होगा या मच लेस देन होगा। तो इसको हिंदी में कहते हैं कि थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणुवीय साइज से कैसा होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है या भिन्न नहीं है। जो थॉमसन मॉडल है और रदरफोर्ड मॉडल, इनका परमाणुवीय साइज भिन्न नहीं है। बी पार्ट कहता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ब्लैंक इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर कह रहा है कि व्हाइल इन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। अब यहाँ पर दिया गया है कि थॉमसन मॉडल दिया गया है और रदरफोर्ड मॉडल दिया गया है। अब जैसे हम लोग बी पार्ट की बात करते हैं तो जैसे लिखा है कि में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य होते हैं जबकि में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। तो इसमें हम क्या भरेंगे, बेटा हम लोग थॉमसन मॉडल में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी होते हैं। थॉमसन मॉडल में निम्नतम जो ग्राउंड स्टेट होता है तो वहाँ पर कैसे होते हैं, वो स्थायी होते हैं, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन सदैव बल नेट बल अनुभव करते हैं। सी पार्ट क्या है, एक क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन ब्लैंक इज डोम्ड द कोलैप्स। तो थॉमसन मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल, तो यहाँ पर हो जाएगा रदरफोर्ड मॉडल। अब यहाँ पर डी पार्ट आता है कि एन एटम हैज़ ए नियरली कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैंक है व्हाट हैज़ ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन। मतलब डी पार्ट कहता है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान ब्लैंक है में लगभग सतत वितरण होता है, लेकिन ब्लैंक है में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। मतलब किसी परमाणु का द्रव्यमान का थॉमसन मॉडल में लगभग सतत वितरण होता है। थॉमसन मॉडल में कैसा होता है, लगभग सतत वितरण होता है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में अत्यंत असमान द्रव्यमान का वितरण होता है। देखिए थॉमसन मॉडल में जो वितरण होता है वो समान होता है, लेकिन रदरफोर्ड में जो वितरण होता है वो असमान होता है। अब यहाँ पर आता है ए द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम पोसेस द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। मतलब में परमाणु के धनावेशित भाग ने द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, यानी दोनों मॉडल में होगा। अब बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर
2 पॉइंट की 12.2। ये कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल। हाइड्रोजन इज सॉलिड एट ए टेम्परेचर बिलो 14 K। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्टेड। ये कह रहा है कि मान लिया गया है कि माना कि एक स्वर्ण की पन्नी है के स्थान पर ये क्या कर दिया गया कि ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको अल्फा कण विकिरण प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन 14 K से नीचे ताप पर ठोस हो जाती है। हाइड्रोजन जो है 14 केल्विन से नीचे के ताप पर कैसी हो जाती है, ठोस हो जाती है। तो आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, मतलब किस परिणाम की आप अपेक्षा करते हैं, ये बात कह रहा है। तो जब इसमें अपेक्षा की बात कह रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और अल्फा कण से बहुत हल्के होते हैं, तो अल्फा कण ठोस हाइड्रोजन द्वारा विकिरणित नहीं होंगे। ध्यान कर लो कि जो हाइड्रोजन नाभिक में अल्फा कण बहुत हल्के होते हैं और अल्फा कण ठोस हाइड्रोजन द्वारा विकिरणित नहीं होंगे। वे अपने मार्ग से बिना विचलित हुए हाइड्रोजन की शीट को पार कर जाएंगे। यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और प्रोटॉन आर मच लाइटर देन अल्फा पार्टिकल। So alpha particles are not scattered by the solid hydrogen, they pass through the solid hydrogen almost undeflected from their path, अब जो है क्वेश्चन नंबर आता है 12.3। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। यानी पास्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या है। मतलब कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जब हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन यानी पास्चन सीरीज की बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट की बात करता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/λ पास्चन। तो यहाँ पर जो n1 होगा वो 3 होगा और शॉर्टेस्ट कह रहा है तो n2 जो होगा आपका इनफाइनाइट होगा। तो 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞। तो यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू r/9 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 9/r। तो यहाँ से 9/1.097 इंटू 10⁻⁷। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तब क्या आएगा 8.2041 इंटू 10⁻⁷। इसको एंगस्ट्रॉम बना लिया तो बेटा क्या हो जाएगा कि 82041 एंगस्ट्रॉम। दिस वेवलेंथ बिलोंग्स टू द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द EM स्पेक्ट्रम। ये जो वेवलेंथ आई है किस रीजन में है, ये इंफ्रारेड रीजन में है 8204.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स 2 एनर्जी लेवल इन एटम। मतलब ए डिफरेंट ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स 2 एनर्जी लेवल्स इन एटम। What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level। यानी E इक्वल टू दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू E/H। तो E की वैल्यू पुट करेंगे 2.3
2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एच कितना है बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 5.6 इंटू 10⁻14 Hz। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12.5 में, यहाँ कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कह रहा है व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हिज स्टेट। अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे मान लिया हाइड्रोजन परमाणु दिया, उसकी निम्नतम कक्षा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो ई दिया गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा क्या होती K इज इक्वल टू -E। तो -E दिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू -E होता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो U इज इक्वल टू 2E होता है। U इज इक्वल टू क्या होता है 2E, यानी 2E। तो E की वैल्यू क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है 12.6। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब ए फोटॉन which excites it to the n is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. यानी कहने का मतलब ये है कि निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु है, निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु है which excite to it to the n is equal to 4, मतलब जो इसे n बराबर 4 तक उत्तेजित कर देता है। मतलब जो एक फोटॉन है जो इसको n बराबर 4 तक उत्तेजित करता है, कहता है डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। फिर कह रहा है कि फोटॉन की तरंगदैर्घ्य और तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले हमको दिया गया है, मतलब हाइड्रोजन एटम इनिशियली है ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट पर यानी nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है En इज इक्वल टू तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अब वो कह रहा है ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है n इक्वल टू 1 होता है, तो E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। तो यहाँ से E1 इज इक्वल टू क्या हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कह रहा है इसे n बराबर 4 तक ले जाना है, तो एनर्जी इन द फोर्थ, तो n इज इक्वल टू 4 लेवल, तो E4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा E इक्वल टू क्या हो गया E4 माइनस E1, तो E4 क्या है इज इक्वल टू -0.85 माइनस ब्रैकेट -13.6 इज इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू Hc अपॉन डेल्टा E। तो H क्या है 6.63 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸, डेल्टा E 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लैम्डा इज इक्वल टू 0.975 इंटू 10⁻⁻7 मीटर 975 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया C अपॉन लैम्डा, तो C क्या है 3 इंटू 10⁸, लैम्डा क्या है 0.975 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 3.077 इंटू 10⁻15 Hz। अब सभी छात्रों से कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ये मैं बार बार कहता हूँ कि अपने मित्रों को शेयर करो, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मोबाइल नंबर है 9455879364। अब आपको बाय बाय।